हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसकी व्याख्या भी समझेंगे और उसके किस तरह से प्रश्न पत्र में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। पाठ का थोड़ा सा भाग हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, सभी बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जरूर देख लें। आज इस वीडियो में हम आगे का भाग समझेंगे। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ हमने पिछली वीडियो में समझा और कहाँ तक समझ लिया था, ये यहाँ तक हमने समझ लिया था कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना जुलना, न हम खाली न तुम खाली। अब हम आगे का भाग समझ लेते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो हिंदुस्तानियों की हालत बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई चलाने वाला या उन्हें कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है। अगर उन्हें कोई नेतृत्व देने वाला मिल जाए तो वो भी क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रेल की गाड़ी होती है, रेल की गाड़ी में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के डिब्बे लगे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें इंजन नहीं मिलता है तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान के लोग भी बहुत ही होशियार हैं, लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला मिल जाए तो वो भी क्या नहीं कर सकते। अब ये देखिए आगे वो क्या कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे लिखते हैं कि पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मे पन्ने ने घेर रखा है। आगे लिखते हैं कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागिरह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। वह ऐसे ठीक है जैसे इंग्लैंड में 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में वही गति ठीक आती है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि जो लोग साधनहीनता का बखान करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, नहीं तो हम भी क्या नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को लाज शर्म क्यों नहीं आती है। क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें, अगर हम पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि जो भारतीय लोगों ने जब उनके पास कोई भी साधन नहीं था और वो जंगल में मिट्टी की कुटिया में रहा करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे, उनके पास कोई भी इतना विज्ञान ने उन्नति उस समय नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी दूरबीन बनाई और वो दूरबीन तारा ग्रह की पूरी जानकारी रखती थी। और उसी तरह की जो है दूरबीन जब इंग्लैंड ने बनाई तो उसमें 16 लाख की लागत आई। तो बता सकते हैं कि हमारे बुद्धिमान लोग कितने हैं भारत के कि साधनहीनता में रहते हुए भी उन्होंने ऐसी दूरबीन बना डाली जो इंग्लैंड में 16 लाख रुपए में बनी थी, और वह दूरबीन वही जानकारी देती थी जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने बनाई थी। अब आगे कहते हैं कि फिर आज तो हमारा जो ये समाज है, जो ये हालात हैं वो सब बदल चुके हैं, तो आज हम क्या नहीं कर सकते। आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र हैं, हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गाड़ी जो कूड़ा भर करके ले जाती है, ऐसे लोग हम बन रहे हैं। किस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे एक नगर पालिका से एक गाड़ी आती है और वो जगह जगह का जो कूड़ा है वो उठा करके अपने निश्चित स्थान पर जहां उसे डालना होता है वहां डाल आती है। उसमें जो भी कूड़ा डाला जाता है वो उसमें अपने आप को मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो कूड़ा डालने के लिए ही गाड़ी बनाई गई है।
इस बात को आप ध्यानपूर्वक से समझे। वो जो गाड़ी होती है कूड़ा डालने की, उसमें कोई भी अपना कूड़ा करकट जो है डाल सकता है। गाड़ी कूड़े के लिए ही बनी है, इसलिए कोई उसमें ये नहीं कह सकता कि तुमने ये कूड़ा डाल दिया कि वो कूड़ा डाल दिया। उसमें जिस घर का भी जो भी कूड़ा होता है वो सब उसमें डाल ही देते हैं। तो यहाँ पर भारतीय की संज्ञा उस निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्यों कही है? क्योंकि हम लोग जो हो गए हैं, भारतीय लोग ऐसे हो गए हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग देशों की जो संस्कृति होती है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, उसको हम अपना रहे हैं। हम उसको ये मानते हैं कि जो दूसरे देशों की संस्कृति होती है वो अच्छी होती है, और जो कोई भी आए हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, मन की गाड़ी में वो अपने बुरी संस्कृति का, बुरे विचारों का कूड़ा करकट जो है डाल जाता है, और हम उसको मना भी नहीं कर पाते हैं। और उस संस्कृति को निभाने में हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम विदेशी संस्कृति अपनाते हैं, और हमने अपने देश की जो संस्कृति है उसको छोड़ दिया है। क्योंकि हमारे जो मेंटेलिटी बन गई है हिंदुस्तानियों की, वो ये है कि अगर हम अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाएंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे, और हम अगर भारत से अलग दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो ऊंचा होएगा। जैसे खान पान का ही हम ले लें कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो जमीन पर कपड़ा बिछा करके और चौकी डाल करके खाना खिलाया जाता था, ये हमारी भारतीय संस्कृति थी, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी थी। लेकिन हमने विदेशियों से क्या ले लिया? हमने डाइनिंग टेबल को ले लिया कि वहां पर जो डाइनिंग टेबल में खाना खाया जाता है और चम्मचों से खाना खाया जाता है, तो वो एक अच्छा माना जाता है कि विदेशी संस्कृति को हमने अपना लिया, यानी कि हमारा स्टेटस ऊंचा हो गया। ये हमारी मेंटेलिटी है। अगर हम कहीं पर बैठ कर खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पिछड़े हैं। इस तरह से जो हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हम लोग क्या है, हम मेरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं कि जो आए अपनी जो है संस्कृति हमारे अंदर डाल जाता है। हम ये भी नहीं सोचते कि ये जो संस्कृति हम अपना रहे हैं ये हमें अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन हम क्या बन गए? एक उस गाड़ी की तरह बन गए जो नगर पालिका से आती है और सब उसमें कूड़ा डालते हैं और वो भर करके चली जाती है। उसी तरह से हम भी बन गए, जो भी आए अपनी संस्कृति हमारे मन में डाल जाता है और हम डलवा लेते हैं। आगे उन्हें कहा कि ये ऐसा समय है, उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़े जा रहे हैं। सब में यही पाला है, यही है कि हम पाला हम छू लें। पाला का अर्थ होता है मंजिल। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टू को हाँपते हुए देख इनको भी लाज नहीं आती है। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि कोटि उपाय किए आगे न बढ़ेगा। बरसात में भी सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्छा की पट्टी बांधे रहे तो उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि आप देखिए, दूसरे देशों को देखिए किस तरह से वो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने देश को विकसित बनाने के लिए किस तरह से घुड़दौड़ सी लगी हुई है। तो आपको भी इसी दौड़ में आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ घोड़ों की यहाँ पर जो दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि जब घुड़दौड़ होती है तो कुछ घोड़े दौड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ घोड़े जो है खड़े खड़े अपने पैर ही चला रहे होते हैं। वो लगता तो है कि वो दौड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ते नहीं है, एक ही स्थान पर खड़े खड़े ऐसे दिखाते हैं कि हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भी दौड़ में शामिल होना है। जैसे उन्होंने कहा कि औरों को ही जानने दीजिए। यहाँ पर देखिए, जापानी टट्टू को हाँपते हुए दौड़ते हुए देख कर भी लाज क्यों नहीं आती। उन्होंने बताया कि पहले जिस तरह से जापान देश था, आज उस तरह से उसने बहुत बड़ी जो है तरक्की कर ली है। तो हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज भी नहीं चेते तो फिर हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि फिर कोटि उपाय किए बिना आगे न बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ साधन है, आज हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए कहा है उन्होंने कि इतने साधन होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना विकास इस समय नहीं कर पा रहा है तो समझ लो कि वह ऐसा है जैसे उसने सिर पर कमबख्ती का छाता पहन रखा है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बांध रखी है।
यानी वो अपने हाथों से ही अपना विकास नहीं कर रहा है, क्योंकि आज इस जमाने में इतने साधन हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप ठान लें कि आप कुछ करेंगे तो आप कर ही जाएंगे। इस पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जानते हैं कि पेपर में इस पैराग्राफ से किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये तो आप लिखिए देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके लेखक हैं और पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये भी आप लिख देंगे, पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है कि किस तरह से आप संदर्भ को लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित में आपको उतना ही व्याख्या में बताना है जितने के नीचे रेखा खींची हुई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची हुई है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि भारतेंदु जी ने लिखा है कि भारतवासी आलसी हो गए हैं, इस कारण भारत की प्रगति की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। भारतवासियों ने अपने सुखमय और स्वर्णिम अतीत को भुला दिया है। अब बच्चों, ये आज के भारत की बात नहीं हो रही है, ये उस भारत की बात हो रही है जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय के जैसे हालात थे वही भारतेंदु जी ने बताए हैं। क्योंकि आज तो हमारा भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये पाठ की व्याख्या करनी है, तो उसी आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि भारतेंदु जी ने जो ये लाइनें लिखी हैं, पंक्तियां लिखी हैं, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हम नहीं समझते कि इसको लाज क्यों नहीं आती है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतेंदु जी कहते हैं कि मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर लज्जा क्यों नहीं आती है। प्राचीन काल में जब भारतीयों के पास विकास के पर्याप्त साधन नहीं थे, उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया और साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज विदेश में मूल्यवान दूरवीक्षण यंत्र बनाए गए हैं और उनके सहयोग से नक्षत्र समूह की गति परखी जा रही है। आगे लिखते हैं कि किंतु भारतीय द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका कारण है कि हमारे पूर्वज के जीवन में अकर्मण्यता नहीं थी। अकर्मण्यता का अर्थ है आलस्य नहीं था, आलस नहीं करते थे वो लोग। आज जबकि हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की जा रही है या की जा चुकी है तथा विविध प्रकार के उपयोगी यंत्र भी निर्मित किए गए हैं यानी बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में हम अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए हैं और हम हर क्षेत्र में विदेशियों पर आश्रित हो गए हैं। इस प्रकार आप ये लिखेंगे और इसका क्या मतलब है वो अभी मैंने व्याख्या में आपको समझा दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है। उन्होंने कारण बताया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न कि भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का यही कारण बताया है कि वो आलसी हो गए हैं और उन्होंने अपने सुखमय और स्वर्णिम अतीत को भुला दिया है। अगला प्रश्न है कि लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है। इसका उत्तर लिखना है कि लेखक को भारतीयों की इस बात पर आश्चर्य है कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर लाज क्यों नहीं आती, इन्हें लज्जा क्यों नहीं आती है, यानी शर्म क्यों नहीं आती। इन्हीं भारतीयों ने जब प्राचीन काल में उनके पास विकास के पर्याप्त साधन भी नहीं थे, अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन की सुखमय और उन्नत बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो आज तो हमारे पास बहुत ही साधन है, आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में किसकी खोज की। इस प्रश्न का उत्तर है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में नक्षत्र विज्ञान की खोज की थी तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि भारतीय द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारे पूर्वजों के जीवन में अकर्मण्यता नहीं थी, यानी उनके जीवन में आलस्य नहीं था। दूसरा पैराग्राफ है कि यह समय ऐसा है कि मानव उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखांकित है इसकी आपको व्याख्या करनी है। इस तरह से इसमें प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले जान लो कि किसके प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न तो सभी में आएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप गद्यांश का संदर्भ याद करके रखिए,
जो भी पैराग्राफ आएगा उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपको समझा दी है। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में कौन अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है और क्यों? शरीर के अधिक शक्तिशाली न होते हुए भी जापानी क्यों अपनी उन्नति में सफल हुए हैं? और उन्नति के वर्तमान साधनों और भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता के संबंध में लेखक ने क्या विचार हैं? और बिखरे हुए लूट के माल और भारतीयों की स्थिति के संबंध में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इसका प्रश्न लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, यानी आगे निकल रहा है। छोटे छोटे देश भी कर्मठता का परिचय देते हुए अपने विकास में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने देश के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी प्रसंग में भारतेंदु जी ने लिखा है। यह है रेखांकित की व्याख्या कि इस वैज्ञानिक युग में जबकि उन्नति की इस दिशा में बढ़ना हमारे लिए बहुत सरल है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि विकसित देश के नागरिक अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ तक कि जापानी भी और अधिक शक्तिशाली नहीं होते अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता के होते हुए भी उन्होंने मानसिक साहस का अभाव नहीं है। विकास की इस दौड़ में यदि कोई देश एक बार पिछड़ जाएगा तो फिर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और विकास के अभाव में आंतरिक कलह, गरीबी तथा असमानता के संघर्ष में ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर देगा। आगे लेखक बताते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध हैं जैसे कि वे अनायासी प्राप्त वर्षा का जल हो, किंतु भारतवर्ष के लोग इतने अभागे हैं, अज्ञानी हैं कि वे उन्नति के इन उपलब्ध साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो उन्होंने, और वर्षा हो रही हो और अपने सिर पर कमबख्ती का छाता लगा रखा हो। जिस प्रकार आंखों पर पट्टी बांधने वाला लूट के माल को प्राप्त नहीं कर सकता और वर्षा में छाता लगाने वाला वर्षा के जल का आनंद नहीं उठा पाता, उसी प्रकार भारतवर्ष के लोग इस अज्ञानवश अपनी उन्नति के सुलभ साधनों का न तो वो उपयोग कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें उपलब्ध कर पा रहे हैं, यानी उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके पास सारे ही साधन उपलब्ध हैं। आगे के जो प्रश्न थे कि वर्तमान युग में जब उन्नति की दिशा में बढ़ना सभी के लिए बहुत सरल है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि प्रत्येक विकसित देश अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है, क्योंकि विकास की इस दौड़ में यदि कोई देश पिछड़ जाएगा तो वह फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा और विकास के अभाव में आंतरिक कलह, निर्धनता तथा असमानता के संघर्ष में ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर देगा। अगला जो प्रश्न था घ वाला, उसका उत्तर है कि शरीर से शक्तिशाली न होते हुए भी जापानी अपनी उन्नति में इसलिए सफल हुए क्योंकि उनमें शारीरिक दुर्बलता के होते हुए भी उनमें मानसिक साहस का अभाव नहीं है। अगला जो प्रश्न था डा वाला, लेखक के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध हैं जैसे कि वे अनायासी प्राप्त होने वाली वर्षा का जल हो, किंतु भारत के लोग इतने अभागे एवं अज्ञानी हैं कि वे उन्नति के लिए उपलब्ध इन साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो प्रश्न था चा वाला, उसका उत्तर देखिए। लेखक के कथनानुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो और वर्षा हो रही है, वर्षा का जल बह रहा है और हमने अपने सिर पर कमबख्ती का छाता लगा रखा। इसका मतलब है कि जब मानो वर्षा हो रही है और माल की वर्षा हो रही है, लेकिन अगर हमने अपने सिर पर कमबख्ती का छाता लगा रखा हो तो वो एक भी बूंद हमारे सिर पर नहीं गिरेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत अधिक साधन है। आज के ज़माने में सब कुछ हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि कुछ लोगों ने जो है कमबख्ती का छाता अपने सिर पर ओढ़ रखा है, उन्हें वो साधन दिखाई ही नहीं दे रहे। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो साधनहीनता में भी अपनी मंजिल को पा लेते हैं और साधन उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी कुछ भी कर जाते हैं। जैसे भारतीय लोगों ने जब साधन नहीं थे तब वो मिट्टी के घरों में रहते थे, तब उन्होंने ऐसी दूरबीन बनाई और वही दूरबीन जब इंग्लैंड में बनी तो उसकी कीमत 16 लाख रुपए थी। इसलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि साधनहीनता का गाना मत गाइए, अगर आपको कुछ करना है तो आप साधनहीनता में भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसका आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में
समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। धन्यवाद।